हेलो एवरीवन और वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में चालू करने वाले नया लेसन है केमिकल इक्विलिब्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में, और आयनिक इक्विलिब्रियम लेसन भी समझना रहा तो केमिकल इक्विलिब्रियम का लेसन पे आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए ये चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना चाहिए। एक इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है अपने को 12th में रहने वाले सॉल्यूशन नाम की चैप्टर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स की चैप्टर, और इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पे इसके एप्लीकेशन काम में आने वाले हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी काफ़ी इस्तेमाल होंगे, इसलिए ये लेसन को नेगलेक्ट मत करो, अच्छी तरीके से आप लोग ये लेसन को पढ़ाई करो। चलो ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या है इसको समझने के पहले सबको मालूम होना चाहिए एक्चुअली इरिवर्सिबल रिएक्शंस होता क्या है, और इसके अलावा रिवर्सिबल रिएक्शंस होता क्या है। ओके, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन का डेफिनेशन को देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड डू नॉट कंबाइन टू गिव बैक the reactant known as irreversible reactions। फॉर एग्जाम्पल देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मतलब रिएक्टेंट के द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट अगर नहीं होता है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। इसलिए यहां पर डेफिनेशन क्या दिए हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट डू नॉट कंबाइन टू गिव बैक द रिएक्टेंट नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मगर रिएक्टेंट के द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट वापस नहीं आ सकता है। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस। पहला प्रॉपर्टी, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट ओनली। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ही बनाते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट को नहीं बना पाएंगे। और रिएक्शन प्रोसीड इन वन सिंगल डायरेक्शन। इसका मतलब देखिए, ये रिएक्शन में रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मगर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता नहीं है। नेक्स्ट वन, ये रिएक्शंस हमेशा कंप्लीशन होने के लिए प्रोसीड होता है। इसका मतलब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू हो गया तो रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने तक रिएक्शन चलते हुई, मतलब पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाता। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कंप्लीशन करने के लिए प्रोसीड होता है। नेक्स्ट वन, अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो बना हुआ प्रोडक्ट अगर गैसेस रहे तो वो एस्केप हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए आप कोई भी वेसल में एक केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं, कोई भी वेसल बोलते स्पेशली ओपन वेसल, कोई भी ओपन वेसल में केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। अगर केमिकल सब्सटेंस के द्वारा मिला हुआ प्रोडक्ट अगर वो गैस रहा तो वो ओपन वेसल में से क्या होगा, एस्केप हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा।
अगर इसमें मिला हुआ प्रोडक्ट अगर सॉलिड रहे तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रह जाएगा। इसका मतलब समझ लो, इरिवर्सिबल रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट अगर गैस रहा तो वो एस्केप हो जाता, अगर बना हुआ प्रोडक्ट अगर सॉलिड रहा तो वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। देखते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता क्या है। फर्स्ट वन, थर्मल डीकंपोजिशन इन द ओपन वेसल। तो ओपन वेसल में होने वाले थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल होता है। फॉर एग्जाम्पल KClO3 को हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद KClO3 KCl को प्रोड्यूस करेंगे और ऑक्सीजन जैसे गैस को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन गैस मतलब रिमूव होता है वो ओपन वेसल में से एस्केप हो जाएंगे, मतलब ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन माना जाता है। और इसके अलावा देखिए CaCO3 को हीट करने से CaO मिलेंगे, ये CaCO3 जनरली सॉलिड है और यहाँ पर इसको हीट करने से CO मिलेंगे और इसके अलावा CO2 गैस मिलेगा। मतलब CaCO3 को ओपन वेसल में डिकम्पोजिशन अगर करते हो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में होने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए NaOH, NaOH कौन है? जनरली स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH को स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl के साथ रिएक्शन करने से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर NaCl जैसे सॉल्ट को और H2O को प्रोड्यूस करेंगे। ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बिलोंग करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। और आयनिक प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्शन करने से इमीडिएटली AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या मिलता? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और इसके अलावा NaNO3 मिलता है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में तो प्रोडक्ट अगर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन माना जाता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस भी इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल होता है। इसमें SnCl2 में Sn का जो चार्ज होता है +2, FeCl3 में Fe का जो चार्ज होता है +3, SnCl4 में Sn का जो चार्ज होता है +4, FeCl2 में Fe का चार्ज होता है +2। यहाँ पर आप देख सकते हैं Sn ने +2 स्टेट में से +4 स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब ये Fe+3 Fe+2 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसीड होता है, सच रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन, सम रेडॉक्स रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट वन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है? तो जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट के द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा एक सुटेबल कंडीशन में, सच टाइप ऑफ रिएक्शन को कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन को देखिए, द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिएक्ट विथ वन अनदर टू गिव बैक द रिएक्टेंट अगेन अंडर सुटेबल कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं अपन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है,
तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा बोले तो इसको कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिएक्टेंट के द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट अगर वापस रिएक्टेंट में अगर कन्वर्ट हो गया तो सच रिएक्शन को कहते हैं जनरली बैकवर्ड रिएक्शन। ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो तो क्या बोलते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। तो जिस केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, इसको आरबी से रिप्रेजेंट किया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन चलता है, मतलब दैट रिएक्शन को कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। और इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखिए, इन दिस रिएक्शन reactant to form product and product further react to form reactant। इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट को देंगे और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। एंड रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन। इट मीन्स व्हाट? रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। और ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। मतलब इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। एंड दीज रिएक्शंस नेवर कंप्लीट इन नेचर। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर प्रोसीड फॉर द कंप्लीशन। ओके। एंड और एक बात याद रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन जनरली क्लोज्ड वेसल में प्रोसीड होता है, इसीलिए जनरली क्लोज्ड वेसल में प्रोसीड होंगे इसीलिए। और इसमें बना हुआ जो भी प्रोडक्ट है वो गैस रहा तो वो एस्केपिंग टेंडेंसी शो नहीं करता और या ना प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट कभी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं बनेगा। और इसमें बना हुआ प्रोडक्ट अगर गैस भी रहा तो वो एस्केप होने की चांस नहीं है क्योंकि वो क्लोज्ड वेसल के अंदर होता है, इसलिए। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। ऑल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन क्लोज्ड वेसल। मैंने इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जो समझाया था वहां पे क्लियरली समझाया, थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल डिसोसिएशन इन द ओपन वेसल बोला था, यहां पर क्लोज्ड वेसल है। अगर मान लीजिए CaCO3 को क्लोज्ड वेसल में मतलब हीट करने से CaO प्लस CO2 गैस को देता है, ये बना हुआ CO2 बाहर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये क्लोज्ड वेसल में हो रहा है। तो बाद में क्या होगा? सर्टेन टाइम के बाद CaO CO2 दोनों आपस में रिएक्ट करके CaCO3 में कन्वर्ट होता है। मतलब यहां पर CaCO3 CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट होते जाता है, वैसे ही CaO CO2 के साथ आपस में रिएक्ट होकर CaCO3 में कन्वर्ट होता है। मतलब रिएक्शन दोनों तरफ चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बना हुआ सॉल्ट को हाइड्रोलाइसिस करने वाले रिएक्शन वो इरिवर्सिबल होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सब रिवर्सिबल रिएक्शन माना जाता है। यहां पर NH4Cl लिए, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस, WB बोले तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यहां पर NH4OH जैसे वीक बेस एंड HCl जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल है। और इसके अलावा देखिए, ऑल नॉर्मल गैसेस रिएक्शन विच आर प्रोसीड इन द क्लोज्ड वेसल, देखिए वो सब रिवर्सिबल रिएक्शंस है।
यहाँ पे N2 प्लस O2 रिएक्ट होकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO को प्रोड्यूस करेंगे। ये क्लोज्ड वेसल में होने के कारण सर्टेन टाइम के बाद NO डिसोसिएट होकर N2 प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा है। और इसके अलावा देखिए N2 प्लस H2 मतलब N2 H2 के साथ 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट होकर 2 मोल ऑफ NH3 को दे रहा है। मतलब N2 एंड H2 दोनों आपस में रिएक्ट होकर NH3 को दे रहा, वो NH3 वापस डिकम्पोज होकर N2 एंड H2 को दे रहा है। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों भी चल रहा है। नेक्स्ट वन H2 एंड I2 दोनों रिएक्ट होकर HI देगा, इसको अपन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। वो HI डिकम्पोज होकर H2 एंड I2 देगा, इसको रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। These are the example of the reversible reactions. Reversible reaction are also of two types. Reversible reaction generally two types है। एक है heterogeneous reversible reaction, जिस reversible reaction में physical state of a reactant and products different होता है, सच रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसीडर करेंगे हेटेरोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल देखिए CaCO3 को डिकम्पोजिशन करने के बाद यहां पर CaO प्लस CO2 गैस मिलेगा। देखो यहां पर रिएक्टेंट सॉलिड है, यहां पर प्रोडक्ट में गैस है। मतलब यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग फेज दिख रहा है, इसीलिए इसका फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गए, इसीलिए हेटेरोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन माना जाता है। नेक्स्ट वन अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सॉलिड है, इसको डिकम्पोजिशन करने के बाद NH3 गैस मिलेगा और H2S गैस मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं और यह रिएक्टेंट का फेस और प्रोडक्ट की फेस अलग अलग है, इसलिए वो हेटेरोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन माना जाता है। नेक्स्ट वन होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। जिस रिवर्सिबल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होता है, सच रिवर्सिबल रिएक्शन को कहेंगे होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए N2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2NO। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ रिएक्टेंट का फेज भी गैस है और प्रोडक्ट का फेज भी गैस है। और इसके अलावा देखेंगे H2 प्लस Cl2, ये दोनों मिलकर HCl दिया है। यहां पर देखिए रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट एंड प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम है, सो दैट ये रिवर्सिबल रिएक्शन को कहेंगे होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। और इसके अलावा यहां पर डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर तो एक डेफिनेशन दे रखे हैं। तो द स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एट विच rate of forward reaction, okay ना, rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। मतलब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में जिस स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम होता है, सच केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मेंटेन होते हुए ये रिवर्सिबल रिएक्शन में
रिएक्टेंट जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतना ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब वहां पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम मेंटेन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूं ये केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज्ड वेसल में PCl5 को लेंगे तो इनिशियल स्टेज में रिएक्टेंट ही रहेंगे, प्रोडक्ट कुछ नहीं रहता। इसको क्या करेंगे, क्लोज्ड वेसल में हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद क्या हो रहा, PCl5 धीरे धीरे PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होते जा रहा है। PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होते जा रहा है। इसका मतलब PCl5 PCl3 में और Cl2 में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जैसे 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 PCl5 डिसोसिएट होते जा रहा है वैसे PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, मगर PCl3 और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। बट एक सर्टेन स्टेज ऐसा होगा वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द PCl5 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 सेम हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। तो सेम होने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट रीच करेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेज रीच करने के बाद क्या होगा, जितना भी क्वांटिटी में PCl5 PCl3 एंड Cl2 में कन्वर्ट होता है उतना ही क्वांटिटी में PCl3 एंड Cl2 दोनों भी आपस में रिएक्ट होकर PCl5 को प्रोड्यूस करता है। तो बात समझने की कोशिश करो, पहले अपने क्लोज्ड वेसल में PCl5 को लिए है, क्लियर हो गया ना। ये PCl5 इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा है, तो PCl5 डिकम्पोज हुआ नहीं बोले तो वो प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो इनिशियली PCl5 ज्यादा है तो PCl3 Cl2 है ही नहीं वहां पर। तो PCl5 इनिशियली ज्यादा है वहां, और इसका मतलब क्या है, इनिशियल स्टेज में PCl5 डिकम्पोज नहीं हुए तो PCl5 धीरे धीरे डिकम्पोज होना चालू करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जैसे PCl5 डिकम्पोज हो रहा वो प्रोड्यूस करेगा PCl3 एंड Cl2, मतलब धीरे धीरे टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द PCl5 कम होते जा रहा है, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द PCl3 एंड Cl2 बढ़ते जा रहा है। एक स्टेज ऐसा हो गए वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द PCl5 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 सेम हो गए। ये स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम स्टेज में जितना भी क्वांटिटी में PCl5 PCl3 एंड Cl2 को प्रोड्यूस करता है उतना ही क्वांटिटी में PCl3 एंड Cl2 मिलकर PCl5 को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब यहां पे रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन होगा। इसलिए मैं वही बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिस स्टेट में रिवर्सिबल रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट दोनों कांस्टेंट मेंटेन होते हुए रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा, दैट स्टेज को कहना चाहिए इक्विलिब्रियम स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
equilibrium is attained. Equilibrium is attained for reversible reactions only when they takes place in a closed vessel. जिस रिवर्सिबल रिएक्शंस क्लोज्ड वेसल में प्रोसीड होता है वही स्टेज पर, वही कंडीशन पे इक्विलिब्रियम बनता है। इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वल होता है। जितने क्वांटिटी में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट वन, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर में रहता है। तो डायनामिक इन नेचर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एट दिस स्टेज reaction takes place in both the direction at the same speed although appears to be stopped। मतलब देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम मेंटेन होते हुए रिएक्शन दोनों तरफ सेम स्पीड के साथ प्रोसीड होता है। इसीलिए ये रिएक्शन की जो अपीयरेंस है, दिखने में रिएक्शन स्टॉप हुआ जैसा दिखता है, मगर यहां रिएक्शन स्टॉप नहीं हुए। यहां पर रिएक्शन दोनों तरफ सेम स्पीड के साथ सेम कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हुए प्रोसीड हो रहा है। इसीलिए chemical equilibrium is present in dynamic in nature. Okay, now next one, at the state of equilibrium concentration of a reactant and product do not change with respect to the time। मतलब equilibrium condition में टाइम के रेस्पेक्ट में concentration of a reactant एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, क्योंकि वहां पर जितनी क्वांटिटी में, जितनी कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे उतना ही कॉन्सेंट्रेशन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे, मगर इसका टोटल कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में केमिकल इक्विलिब्रियम जल्दी बनता है, मगर कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन को बदल नहीं सकता। मतलब in presence of the catalyst the chemical equilibrium attain very quickly, but the catalyst does not affect the direction of the equilibrium। बट किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन को बदलना रहा तो प्रेशर को बदलना चाहिए और टेम्परेचर को बदलना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन को बदलना चाहिए। बिकॉज चेंज इन प्रेशर, temperature or concentration favor either forward or backward reaction and thus shift the equilibrium point in one direction। तो अगर मान लीजिए रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अगर आपको किसी भी डायरेक्शन इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको अगर फेवरेबल करना है, इसमें प्रेशर को चेंज करके कर सकते, टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन और इक्विलिब्रियम स्टेट होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन में भी मिलेंगे और हेटेरोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन में भी मिलेंगे। एंड इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन आइदर डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम चलते रहेंगे, बनेगा दोनों डायरेक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन आइदर डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, एट इक्विलिब्रियम change in free energy delta G
इज इक्वल टू 0, तो किसी भी सिस्टम का चेंज इन फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम में 0 रहता है। तो फ्री एनर्जी का मतलब it is the amount of energy which is available in the system doing certain useful work, nothing but the free energy। तो इक्विलिब्रियम में मतलब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कोई कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस ही नहीं हो रहा, इसलिए फ्री एनर्जी चेंज नहीं होता, इसलिए चेंज इन फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम में हमेशा 0 की बराबर होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इक्विलिब्रियम।